नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे जो क्या कहते हैं आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और जिनसे जो है प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उन्हीं को आज हम लोग केवल देखेंगे, क्योंकि पॉलिटी के जो है मैंने अदर लेक्चर जो है आपको अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे एजुकेशन 790 के चैनल पर जाकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और हमारी इस वीडियो को जो है लाइक अवश्य करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 1 के बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद 1 आपका यह घोषणा करता है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ देखिए, एक बात याद रखना है आपको, दो चीज है कि एक तो भारत का नाम आपका क्या कहते हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि दो है, एक इंडिया है जो संवैधानिक तौर पर, और दूसरा आपका भारत रखा गया है। तो यही दो नाम आपके ऑफिशियल नाम है। इसके अलावा जितने नाम है वो केवल जो है आपके नॉन ऑफिशियल नाम है और वो केवल जो है लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो है प्रयोग करते हैं। और दूसरा देखिए, यहाँ पर लिखा है राज्यों का संघ है। इसका मतलब कि ये एक राज्यों के द्वारा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है कि वो हमारे साथ रहेंगे, बल्कि ये राज्यों का एक संघ है। इसमें से जो है कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि यह जो है राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, यह कौन घोषणा करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 1 आपका बताता है। अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या बता रहा है। देखिए, ये आप याद रखिएगा, ये आपके पार्ट 1 में है। ये सब चीजें 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद है, ठीक है, उसमें जो है आपके भारत के परिधि से लेकर के सब चीज़ों के बारे में जो है इसमें दिया गया है कि कोई नया क्षेत्र अगर आता है, कोई नया क्षेत्र अगर संसद के द्वारा लाया जाता है या किसी विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो जो है वो सभी चीज़ें आपकी 1 से लेकर के 4 के भीतर में आती हैं। अब 1, 2, 3, 4 जो है देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 3 में आपका दिया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन भी आपके कर सकती है। तो आप लोग जान सकते हैं कि देखिए, पहले जैसे यूपी में आपका उत्तराखंड भी सम्मिलित था, लेकिन जो है बाद में क्या कहते हैं उसे अलग करके एक नया राज्य उत्तराखंड बना दिया गया था। ठीक है, पहले यूपी में सम्मिलित था लेकिन बाद में उसे अलग राज्य बना दिया गया। तो इस तरह के जो अधिकार है वो आपके संसद आपका बना सकती है और ये जो है सामान्य बहुमत से ही वो चीज क्या कहते हैं पास करा सकती है। इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत आपकी नहीं पड़ती है। ठीक है, संसद विधि द्वारा नए राज्य को बना सकती है या फिर जो पहले से जो राज्य है उनमें जो है उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में आपका परिवर्तन कर सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 5, ये आप समझ सकते होंगे कि ये जो है आपका नागरिकता से संबंधित है। देखिए, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हों या भारत के प्रारंभ के समय से वह भारत में रह रहे हो। तो संविधान के पहले से अगर वो भारत में रह रहे हैं और संविधान के लागू होने के बाद भी रह रहे हो तो वह जो है मूलतः भारत के नागरिक होंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली है। यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं। मान लीजिए एक भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर अमेरिका की भी सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये आपका कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए जो है आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके उन स्लाइडों को देख सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है आपकी राष्ट्रपति में निहित हो रहेगी। किसमें निहित रहेगी? राष्ट्रपति में निहित रहेगी। और अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन क्या कहते हैं अध्यक्ष होगा। अब देखिए, अनुच्छेद 74 आपको जो बात बोलेगा वो आपका क्या कहते हैं अनुच्छेद 53 से आपको मैच करना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि संघ की सारे कार्यपालिका की जो शक्ति है वो आपकी राष्ट्रपति में होती है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति केवल अपनी मनमर्जी से उन चीजों को नहीं फॉलो करेगा। वह जो है अनुच्छेद 74 में जो बात दी गई है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा और जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करेगा। तो मतलब ये जो मंत्रिपरिषद और जो उसके शीर्ष पे प्रधानमंत्री हैं, जो ये सलाह देंगे क्या कहते हैं राष्ट्रपति को, उसी हिसाब से राष्ट्रपति को कार्य करना है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा, क्योंकि पुनर्विचार के बाद वह जो
कार्य होता है वह राष्ट्रपति पर बाध्य होता है, उसे करना ही है। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में भी नहीं की जा सकती। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये किसके तहत है? अनुच्छेद 74 के तहत है। अब देखिए अनुच्छेद 76 में क्या है, तो देखिए इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी की जो है नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों और मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में जो है राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना जो है प्राप्त करना आवश्यक समझे तो जो है प्रधानमंत्री को उससे संबंधित जो सूचनाएं है वो राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। अगला देखिए अनुच्छेद 86, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, संसद को संबोधित करने का और संसद में जो है संदेश भेजने का आपके अधिकार किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 86 में दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 89 में क्या है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का जो वर्णन है वो आपका किस में दिया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 89 में दिया गया है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये याद रखिएगा अनुच्छेद 89 में है। अब देखिए अनुच्छेद 108 में यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो जो है वहां पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको तो आप लोग को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 108 अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा कि 108 संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है कि अगर मान लीजिए किसी विधेयक पर किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो जो है एक संयुक्त अधिवेशन आपका राष्ट्रपति बुला सकता है। और याद रखिएगा उसका जो क्या कहते हैं अध्यक्ष होगा वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसको अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही जो है संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करेगा। अनुच्छेद 110 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यह धन विधेयक को जो है इसमें आपका परिभाषित किया गया है। धन विधेयक से संबंधित जितनी भी डिटेल है वो आपके अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला देखिए अनुच्छेद 111, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। ठीक है, किसके पास जाता है? जब दोनों सदन उसको पास कर देते हैं किसी भी बिल को तो वह जो है विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान करता है। ठीक है, उस पर हस्ताक्षर भी कर सकता है या उसे अस्वीकृत भी कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के साथ संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को जो है संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह जो है इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। तो इसमें जो है यही दिया गया है कि अनुच्छेद 111 के तहत जो भी विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा वह राष्ट्रपति के पास क्या कहते हैं हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। अब ये जो है राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह उसे सम्मति प्रदान करता है या स्वीकृत करता है। लेकिन हाँ, अगर उसको पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और दोबारा वही बिल जो है वापस राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। तो यहाँ जो है आपको दो चीजें याद रखनी है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति जो है अनुच्छेद 89 के तहत है। अनुच्छेद 108 के तहत आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 110 के तहत आपका धन विधेयक को क्या कहते हैं डिफाइन किया गया। ये तीनों जो है अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, 110, 108 और 89। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 112 को हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 112, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष जो है बजट पेश किया जाता है। ठीक है, क्या जो राष्ट्रपति क्या कहते हैं जब भी प्रथम बजट का जो वर्ष होता है, ठीक है, वित्तीय वर्ष जब शुरुआत होती है तो उस समय जो है बजट को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया जाता है। ठीक है, तो वह जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है अनुच्छेद 112 के तहत आपका किया जाता है। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो उसका जो है आदेश देने का राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार आपका अनुच्छेद 123 में दिया गया। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का जो है अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये आपसे पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 123 अध्यादेश का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन आपका किया गया है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यह किसके तहत? अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह किसमें दिया गया है? अनुच्छेद
1948 में दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 163 से आपका जो है आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से जो है राज्यों के बारे में देना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद और इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो राज्यपाल को जो है कार्य करने के लिए सहायता और सुझाव जो है क्या कहते हैं मंत्रिपरिषद और उसकी मुख्यमंत्री जो है शीर्ष पर जो है इसको सलाह देंगे, तो यह किसके तहत होगा? यह अनुच्छेद 163 के तहत आपका दिया गया है। अनुच्छेद 169 में क्या दिया गया है कि राज्यों में विधान परिषदों की रचना और उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद 169 में दिया गया है कि अगर राज्यों में विधान परिषदों का गठन करना है या फिर उसको जो है खत्म करना है, तो मान लीजिए ऐसा कोई क्या कहते हैं समाप्ति विधानसभा के द्वारा कोई बहुमत से पारित कर दिया जाता है कोई विधान, और फिर जो है संसद भी उस पर स्वीकृति दे देती है, तो या तो वहाँ पे जो है रचना कर दी जाएगी विधानसभा की, अगर नहीं है, अगर है तो उसकी समाप्ति भी वहाँ पे जो है की जा सकती है इसके द्वारा। तो यह किसके तहत होगा? यह आपका अनुच्छेद 169 के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 200 के द्वारा देखते हैं। देखिए, राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष आपका प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ये वही सेम केस है जैसे राष्ट्रपति के केस में होता है। ठीक है, अनुच्छेद 200 में आपका क्या दिया गया है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह इस पर अपनी सम्मति भी दे सकता है, वह अपने अस्वीकृत भी इसे कर सकता है, और वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका के पास भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? तो वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। तो देखिए यहाँ पे 3 आपको कारण मिले। देखिए, अगर वो सीधा सीधा जैसे उसके पास अगर दोनों विधायिकाओं से जो है पास होकर कोई विधेयक आता है, तो या तो उस पर हस्ताक्षर कर दे या तो उसे अस्वीकृत कर सकता है। ये 2 अधिकार हो गए। तीसरा क्या है कि वह इस पे जो है बिना संदेश के, बिना किसी चीज के पुनर्विचार हेतु विधायिका के पास भेजता है, और विधायिका दोबारा उसके पास भेजती है तो राज्यपाल को जो है बाध्य होगा उस पर क्या कहते हैं हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन वह अगर इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजता है, तब वहां पर जो है एक अलग केस बन जाएगा। ठीक है, उसको मैंने जो है वीडियो में बता रखा है, आप लोग जाके वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है केवल इंपॉर्टेंट चीजों की बात हम करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनुच्छेद 213 में आपका राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पे जो है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का जो है अनुच्छेद कौन सा है? तो 213। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का कौन सा हो जाएगा? 123। याद रखिएगा, इन दोनों चीजों को इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 214 में सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था होगी, ये आपके अनुच्छेद 214 में बोला गया है। और अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां आपको दी गई है। किसके तहत है ये? याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत है। रिट जारी करने की जो है आपकी क्या कहते हैं जो पावर है वो आपके उच्च न्यायालय को दी गई है 226 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से आपकी की जाएगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन जो है इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श पर ही आपकी की जाएगी। यह जो अनुच्छेद 233 में दिया गया है। अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा, ये बात सबको पता है। ठीक है, बस अनुच्छेद याद रखिएगा कि अनुच्छेद 235 में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति द्वारा होगा। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति का मतलब कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है जो कार्य होगा वही राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ये सबको मालूम है। वह यदि उचित समझे तो बगल की किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है, या फिर एक प्रशासक की नियुक्ति भी वहां पर कर सकता है। देखिए, अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान आपके किए गए हैं। तो ये आपके अनुच्छेद 243 में किए गए हैं। अनुच्छेद 245 में संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधानपालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए जो है कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में मतभेद होता है तो जो है संसद का जो कानून होगा वही क्या कहते हैं आपका लागू किया जाएगा। देखिए, संसद को जो ये अधिकार दिया गया है विधान बनाने का,
यह सभी राज्यों में जो है बराबर रूप से लागू किया जाता है। पूरे भारत के किसी भी कोने में जो है इन चीज़ों को लागू किया जा सकता है। पहले अपवाद के रूप में कश्मीर लिया जाता था, पर अब जो है संविधान संशोधन होने के बाद, जब जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हुआ, उसके बाद से वहाँ पर भी जो है इन चीज़ों को लागू किया जा सकता है अब, ठीक है, क्योंकि अब उसको जो है एक यूनियन टेरिटरी आपका बना दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 248 में विधि निर्माण संबंधी अविष्ट शक्तियाँ, ठीक है, कुछ विशेष शक्तियाँ आपके संसद को प्राप्त है, ये आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 249 में क्या है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, पर वह इसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे तभी जो है ये कार्य हो सकता है। मतलब देखिए राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। तो अगर मान लीजिए राज्यसभा कोई ऐसा बहुमत पास करती है और वो बोलती है संसद को, वो लोकसभा को, कि आप इस पर जो है एक कानून बनाइए जो क्या कहते हैं देश हित में हो, ठीक है, तो तब जो है संसद लोकसभा जो है उस पर कानून बना सकती है, लेकिन वो केवल 1 वर्ष के लिए जो है आपका काम करेगा, उसके बाद से जो है वो काम नहीं करेगा। तो यह कौन किसकी जिम्मेदारी है? अगर राज्यसभा जो है वो ये बात कहती है तभी जो है ये चीजें होंगी, वरना नहीं होंगी। अनुच्छेद 262 में आपका अंतर राज्य नदियां या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। देखिए जल के निवार ये जो अंतर राज्य नदियां होती हैं, जैसे आपकी कावेरी नदी जो बहुत फेमस केस है, तो इन सब से जो निपटारा किया जाएगा ये संसद की विधि द्वारा जो है निर्णय किया जाएगा, इसमें कोर्ट का हस्ताक्षर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 263 की केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर राज्य परिषद, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, उसकी स्थापना कर सकता है। तो यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अनुच्छेद 263 के तहत जो है इसमें दिया गया है, और ये काफी बार जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकता है। तो यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 263 में इसके बारे में दिया गया है। अब अगला देखिए अनुच्छेद 266 में कि भारत की जो संचित निधि है, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवस्थितियां एकत्रित होती हैं, मतलब कि जितने भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, जितने भी तमाम जो बाहर से पैसा आता है जो हम भारत को बाहर से देते हैं, वो सभी आपका संचित निधि से आपका जो है पे किया जाता है। जो हम टैक्स देते हैं वो सब जो है संचित निधि में आपका कलेक्ट होता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। इसमें एकत्र होते हैं और विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें से कोई भी राशि आपकी नहीं निकाली जा सकती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बिना किसी नियम के, बिना किसी विधि के अगर संचित निधि से पैसा निकाला जाता है तो वह जो है एक तरह का मतलब नियम का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि बिना विधि के क्या कहते हैं इसमें से पैसा आपका नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जितनी भी योजनाएं आपकी आती हैं वो सभी इसी से जो है आपकी पूर्ति उन सभी योजनाएं की जा सकती है, और बिना राष्ट्रपति के क्या कहते हैं आज्ञा के आप इसमें से धन नहीं निकाल सकते, ठीक है। राष्ट्रपति मतलब कि वही सेम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के, लेकिन हाँ इसमें जो है काफी ज्यादा विधि का प्रावधान है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अनुच्छेद 267 में देखिए कि संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्रित की जाएगी, ठीक है, कि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसमें पैसे की तुरंत आवश्यकता है, तो ऐसी कोई आकस्मिक निधि भी जो है स्टैब्लिश की जा सकती है। जैसे एक आपका पीएम केयर्स फंड था, वो भी एक तरह का आकस्मिक निधि थी, ठीक है, जो कोरोना के काल में लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए एकत्रित की गई थी। देखिए अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का इसमें प्रावधान आपका किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको जो ये दिख रहे हैं क्या कहते हैं आर्टिकल, ये सब आपके केंद्र राज्य से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 275 के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, किसकी? फाइनेंस कमीशन की, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की करेगा, जिसके अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे, तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंध में अनुशंसा करेंगे, ठीक है। किस प्रकार का करों का वितरण है, मतलब जैसे जो कर इकट्ठा होता है तो वो केंद्र और राज्यों में जो है बराबर भागों में बांटा जाता है, तो उस प्रकार के जो चीज़ों को कि वो सही से हो रहा है कि नहीं, उस प्रकार के लिए जो है राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेंगे। देखिए अनुच्छेद 300 का ये आप लोग जान गए होंगे, इसकी संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। पहले संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, बाद में इसको जो है 44 पे संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको हटाकर मौलिक अधिकार से हटा करके क्या कहते हैं केवल एक
अधिकार मात्र कर दिया गया कि भाई 300 क में आपके संपत्ति के अधिकार का वर्णन, ठीक है। तो ये चीजें इसमें दी गई है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे 300 क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। आज जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 300 क में जो ये संविधान संशोधन है, इसको आप लोग जो है अवश्य याद रख लीजिएगा। जो ये 44वां संविधान संशोधन है इसको अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि यह किससे संबंधित है। तो ये संपत्ति के मूल अधिकारों को हटाने से संबंधित है। कि अनुच्छेद 312 में देखिए कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं कौन सा, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज की जो इसमें बात की जा रही है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक के लिए एक लोक सेवा आयोग की गठन की जाएगी, जिसके तहत आपके पीसीएच के एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, उन सब की बात इसमें की जा रही है। अगला देखिए अनुच्छेद 324 में चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां ये चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। ये आपका अनुच्छेद 324 में दिया गया है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि पार्ट 15 में जो है आपका चुनावों से संबंधित आपकी बातें की गई है पार्ट 15 में। और कहां से कहां तक, तो याद रखिएगा 324 से लेकर के 29 तक जो है ये चीजें बताई गई हैं। अनुच्छेद 326 में लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है, जो इसमें आपका 18 वर्ष किया गया है कि 18 वर्ष का व्यक्ति ही चुनाव में भाग ले सकता है, उससे नीचे का नहीं, मतलब कि वोटिंग करने के लिए। बाकी लोकसभा में जो है जाने का 25 वर्ष है, और जो क्या कहते हैं राज्यसभा में वो 30 वर्ष है। अब देखिए अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित बात की गई है, अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 131 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। तो याद रखिएगा इस क्लॉज को जो है आपका हटा दिया गया है 104 क्या कहते हैं संविधान संशोधन के तहत, कि किसी भी अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों की क्या कहते हैं मनोनयन लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहले 2 थे लेकिन अब इसको जो है खत्म कर दिया गया। कौन सा था, 104 संविधान संशोधन, ठीक है। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो लोकसभा में जो जातियों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में दिया गया है, लेकिन 332 में आपके विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। और यहाँ पर भी अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन की बात की गई, इसको भी आप लोग हटा लीजिएगा। ये अनुच्छेद 104 संविधान संशोधन में जो आपका हटा दिया गया है। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। तो जो सर्विसेज हमें दी जाती हैं जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, यूपीएससी, पीसीएस, उसमें जो आरक्षण का बात की गई है वो आपके 335 में की गई है। और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, ठीक है, एससी एसटी कमीशन की जो बात है वो अनुच्छेद 338 में, और 338 क में आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात इसमें की गई है। तो इसमें जो है अनुसूचित जाति की बात की गई है, इसमें अनुसूचित जनजाति के आयोग की बात की गई है। और पिछड़ा वर्ग के दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जा सकती है, यह किसमें दिया गया है, यह अनुच्छेद 340 में किया गया है। तो देखिए एससी एसटी ओबीसी तीनों के आयोग से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका पहला जो है अनुच्छेद 338 में, 338 क में, 340 में आपका किया गया है। अगला देखिए 343 में आपका क्या दिया गया कि संघ की आधिकारिक भाषा आपकी देवनागरी लिपि हिंदी में होगी, ये आप लोग जानते हैं। 343 में इसके बात में की गई, ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिंदी की जो है क्या संघ की आधिकारिक भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। देखिए 351 एक तरह का आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन वहां पे न सम्मिलित करके इसे आगे 351 में लाया गया है। यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करे, ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने में जो है सहयोग कर सके। लेकिन आप जान सकते हैं कि भाई हिंदी का प्रयोग जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा के रूप में भी सामने क्या कहते हैं। आगे देखिए कि 352 में क्या किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। देखिए 352, 356 और 360 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 356 आपका प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है, ठीक है, जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राज्यों में अगर वहां पर जो है सही तरह से कार्य नहीं चल रहा है, संविधान का उल्लंघन किया गया है। और 360 में आपका वित्तीय आयोग, फाइनेंशियल
इमरजेंसी जो है आपकी लगाई जा सकती है। चलिए पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग को सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप अगर खतरे में है, तो ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि सुरक्षा किसके तहत, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के खिलाफ है, तब जो है 352 आपका लगाया जा सकता है। 356 में क्या है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, क्या हो गया, असफल हो गया है, तब जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आपका लागू किया जा सकता है। और 360 में जो है क्या है कि यदि राष्ट्रपति समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तब वहां पर जो है वित्तीय शासन आपका, वित्तीय आपात आपका लागू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है कि राष्ट्रपति करेगा, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ये कार्य किया जाएगा और उन्हीं की सलाह पर जो है राष्ट्रपति कार्य करेगा। 365 में क्या है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन नहीं करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 356 में लिखा है कि अगर राज्यपाल अगर ये भेजता है, क्या कहते हैं, रिपोर्ट देता है कि राज्य में जो है सही तरह से संवैधानिक तंत्र जो है नहीं चल पा रहा है, वहां पे असफल हो गया, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर केंद्र द्वारा कोई निर्देश दिया गया है और उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तब भी जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। तो 365 और 356 में यही थोड़ा अंतर किया गया है। 368 में क्या है, तो यह जो है संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है। तो 368 भी आप लोग याद रखिएगा कि यह जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो यहाँ पे 352, 56, 60 आपके आपात स्थिति से संबंधित है और 368 जो है वो संविधान में संशोधन के अधिकार को इसी में दिया गया है। मैं देखिए इतने बार इसलिए खुला लगा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। 370 आपका फिलहाल जो है खत्म कर दिया गया है, 370 और आर्टिकल 35A जो है आपके खत्म कर दिए गए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान थी, फिलहाल ये अभी आउट ऑफ डेट हो चुका है। अगला देखिए अनुच्छेद 371, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। तो इनके राज्यों में विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 394 का में राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में जो है अनुवाद कराएगा। यह किसके पास ताकत है, तो यह जो है राष्ट्रपति के पास ताकत है कि वह संविधान का जो है हिंदी भाषा में अनुवाद करा सकता है अनुच्छेद 394 का के तहत। 395 में आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 और सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। तथा उनके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ पर जो है रद्द किया जाता है। तो याद रखिएगा जो भारत सरकार अधिनियम था उसको जो है अब जो है रद्द कर दिया गया है। उसमें जितनी भी आपकी विशेषताएं थी वो भारत अब नहीं मानता है, ठीक है। जितने भी जो अधिनियम अंग्रेजों के टाइम पे जितने भी लागू किए गए थे उन सभी को पूर्णतः जो है खत्म कर दिया गया है और अब जो है भारत पूर्णतः जो है एक स्वतंत्र देश बन चुका है। और ये तो मतलब 1950 में जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब से ये बातें जो है चल रही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हमने डिस्कस कर दिया वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को जो है अवश्य लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आपने पिछली वीडियो को काफ़ी अच्छा लाइक दिया था, मेरे बजट वाले वीडियो को, ऐसे ही इस वीडियो को भी आगे बढ़ाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।